हेलो एंड वेलकम टू प्रैप्सॉन। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्री या उद्योगों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राइवेट और सरकारी को लेकर कुछ खींचतान हमेशा चलता रहता है, लेकिन याद रखिएगा इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए या किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर इंडस्ट्री कहाँ पर कौन कौन सी है, किन किन उद्योगों में किन किन इंडस्ट्री से हमें प्रॉफिट होता है और एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चले जाओ यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। तो जब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े प्लांट लगा दिए जाते हैं, उद्योग बना दिए जाते हैं, ये होते क्या है। तो याद रखिएगा इंडस्ट्रीज आर द सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are related to the production, promotion and distribution of goods and services। तो माल और सेवा का या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसकी जरूरत होती है, जिसे कहते हैं हम इंडस्ट्रीज या उद्योग। जब हम इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम इसे 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल या कच्चे माल के आधार पर, जिसमें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को रखते हैं। इसके बाद साइज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं स्मॉल स्केल की और कुछ होती हैं आपके लार्ज स्केल की। और ओनरशिप की बात करते हैं तो हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं और एक होती है पब्लिक सेक्टर की, यानी कि निजी स्वामित्व होना और आपका सार्वजनिक स्वामित्व होना। लेकिन इसके अलावा स्टेट ओनरशिप, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर्स की भी आपकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो पाई जाती हैं, याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब इंडस्ट्री हम कहीं पर भी लगाते हैं तो हमें उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है ताकि हम इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से डेवलप कर सकें, अच्छे से प्रॉफिट कमा सकें। तो याद रखिएगा ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले तो वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम जो हो वो स्ट्रांग हो। ऐसा ना हो कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हम फ़ोन लगाते रह जा रहे हैं, वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं, तो भैया हमारा कोई मतलब नहीं बनता वहाँ पर इंडस्ट्री को बनाने का। लैंड मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमने जमीन ले ली, इंडस्ट्री खड़ी कर दी और भाई वहां पर आके किसी ने कह दिया नहीं भैया ये तो हमारी जमीन है, तुम हटो यहाँ से। ऐसा नहीं करना है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माल आने से लेके यानी कि कच्चा माल आने से लेके बने हुए माल को पहुंचाने तक जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का जो एरिया होता है वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बिजली की सुविधा होनी चाहिए। रॉ मटेरियल अवेलेबल हो यानी कि आसपास ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, जिससे ज़्यादा खर्चा ना हो। कच्चा माल ही हम लोगों को पास बुलाने के लिए पता चला कच्चा माल लाने में इतना खर्चा हो रहा है कि उसको प्राइस जो है हमें एकदम से बढ़ाने पड़ रहे हैं और बिकता नहीं है तो हमारा नुकसान हो जाए। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए और अच्छे तरीके से होनी चाहिए। लेबर वहाँ पर अच्छा हो, कैपिटल सिस्टम अच्छा हो, मार्केट सिस्टम अच्छा हो और वाटर मैनेजमेंट हो। तो जब ये सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं तभी या उसी एरिया में हम लोगों को इंडस्ट्री या जो उद्योग है वो लगाना सही रहता है, ठीक है। तो यानी कि कच्चा माल है, श्रम है, पूंजी है, बाजार है, जल है, संचार, परिवहन, भूमि और विद्युत। जब ये सारे पॉइंट्स आपके किसी भी एरिया के आसपास होते हैं वहां पर इंडस्ट्री लगाना ज़्यादा यूजफुल होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं इंडिया में, तो याद रखना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सूती वस्त्र उद्योग की, ठीक है। तो धागे से बुनाई एक प्राचीन कला होती है, ठीक है। हमें पता है धागे से कपड़े की बुनाई होती है, बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। इसके लिए हम कपास का यानी कि कॉटन का, वूल का, सिल्क का, जूट का और पटसन का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। इसको निर्माण करने में हम लोग यूज करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हम इसे रॉ मटेरियल के आधार पर ही इसको बनाते हैं। फाइबर आर द यूज
फाइबर आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो फाइबर या रेशा जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैनमेड, ये दो तरीके से होता है, एक तो नेचुरल भी होता है और मैनमेड की होता है। अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो वो है वूल, सिल्क, कॉटन, ठीक है, जूट, ये सब कैसा है, नेचुरल है। और मैनमेड की बात करेंगे तो नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, ठीक है, रेयॉन हुआ, ये सारे कैसे हो जाएंगे आपके मैन मेड, आपके क्या हो जाएंगे, मैन मेड रेशे या मैन मेड फाइबर होता है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो याद रखना इसका एक वर्ड है टेक्सटाइल, जो है लैटिन भाषा के टेक्सरे वर्ड से इसका ये उत्पन्न हुई है या उत्पत्ति इसकी हुई है। जब फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिज्ड आपकी टेक्सटाइल मिल की बात करते हैं तो वो बनी थी आपकी मुंबई में 1854 में, ठीक है। तो पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई 1854 में बनी थी। और ये क्या होता है, जब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, पोर्ट फॉर मशीन, इम्पोर्ट अवेलेबिलिटी फॉर रॉ मटेरियल, skilled labor helped in rapid expansion of this industry in the region। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं तो थोड़ा सा और फैक्ट्स जान लेते हैं इसके लिए। द फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री एस्टेब्लिश्ड इन द फोर्ट गैलेस्टर इन नियर कोलकाता 1848 में, लेकिन ये क्लोज हो गई थी किसी और कारण से। तो पहली आपकी जो वो लगी थी वस्त्र उद्योग या वस्त्र या टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी थी वो 1818 में कलकत्ता के पास में फोर्ट गैलेस्टर में लगी थी, याद रखना। उसके कुछ समय बाद ये बंद हो गई थी, ये भी याद रखना। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात में इसके क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पर दोबारा लगाने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न यहाँ पर की जा सकती है, तो यहाँ पर फिर बाद में ये इंडस्ट्री लगाई गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत आर द सम अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स। तो सीधी सी बात याद करना, पहले तो हमारी कहाँ लगी थी, ये पहली लगी थी हमारी मुंबई में 1854 में। इससे पहले 1818 में हमने कोलकाता के पास लगाने की कोशिश की थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पर कुछ कंडीशन थी जिनकी वजह से ये पनप नहीं पाई और फिर बाद में हमने इसको आगे शिफ्ट किया धीरे धीरे। और अब जो अगर हम बात करते हैं तो कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना में ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। अब आ जाता है पटसन या जूट उद्योग पे। तो याद रखना हुगली नदी के तट पर इनके स्थित होने का, जो पटसन है या जूट है ये हुगली नदी के तट पर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं तो पहला पटसन उद्योग जो है वो रिश्रा में 1855 में लगाया गया था, लेकिन 1947 में जब पार्टीशन होता है तो पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था, पार्टीशन होता है तो पार्टीशन के टाइम पे ये बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। इसका 3/4 या 1/3 पार्ट जो है इसका वहां चला गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं, याद रखना। क्वेश्चन आता है कि सनराइज इंडस्ट्री क्या है, तो सनराइज इंडस्ट्री का मतलब होता है कि धीरे धीरे आपके एकदम ऊंचाइयों पर जाने वाली इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री शामिल की जाती हैं, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हुआ, हेल्थ केयर हुआ, हॉस्पिटलिटी हुआ, ठीक है, नॉलेज इंडस्ट्री हुआ, ये सब इसमें पाई जाती है। देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, 8 टन कोल, 4 टन आयरन और 1 टन लाइमस्टोन, इन सबको मिलाकर बनता है 1 टन आपका स्टील, ठीक है। तो बस इतना याद रखना। थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये क्या है, देश के विकास के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री एज बोथ रॉ एंड फिनिश्ड मटेरियल यूज्ड आर हैवी एंड बल्की द रिक्वायर हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो लोहा और इस्पात एक बहुत भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल कहते हैं, यानी कि बल्कि नॉइस के हिसाब से ये परिवहन की लागत में इसमें अच्छी खासी ज़्यादा होती है। अगर इसके रेशो की बात करते हैं आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन की, तो 4:2 और 1 इसका रेशो रहता है, याद रखिएगा। दिस इट ऑल्सो रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ मैग्नीज फॉर हार्डन द स्टील। इस्पात को यानी स्टील को कठोर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ मात्रा में मैग्नीज की भी ज़रूरत होती है, याद रखना।
इंडिया इज द होम ऑफ 5th हाईएस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में लौह अयस्क के 5वें सबसे बड़े भंडार के घर के रूप में या भंडार के रूप में पाया जाता है। यहाँ आप देखते हैं ये यहाँ पर कुछ आयरन स्टील कंपनीज है, जैसे भिलाई है, राउरकेला है, जमशेदपुर है, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, भद्रावती, विजयनगर, सेलम, ये सारे आपके कुछ लौह इस्पात संयंत्र हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन या स्मेल्टिंग की। तो एल्यूमिनियम इग्निशन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्री इन द इंडिया। तो आयरन जो एल्यूमिनियम है वो कैसा है, सेकंड है आपका शोधन धातु उद्योग के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये कहाँ पे यूज्ड होता है, इसको एरोप्लेन में, यूटेंसिल में और वायर्स में हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑल्टरनेट है आपके। ठीक है, इसका यूज करते हैं कई उद्योगों में। हम इसको इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में भी इसका प्रयोग जो है वो बड़ा है, यानी कि इसको ऑल्टरनेट रूप में देखा जाता है स्टील के, कॉपर के, जिंक के और लेड के। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। जब हम सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया वर्थ ये आपके कब इन्वेंटेड हुई थी, तो ये सबसे पहले पोर्टलैंड है एक जगह इंग्लैंड में 1824 में वहां पे सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ था। द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एज पोरबंदर, गुजरात इन द ईयर ऑफ 1904, बट प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1904। फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई। सबसे पहली फैक्ट्री गुजरात के पोरबंदर में 1904 में बनी थी, लेकिन जो इसका प्रोडक्शन था सीमेंट का वो 1904 में चेन्नई में बनी फैक्ट्री में शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। द फर्स्ट सक्सेसफुल फैक्ट्री जो थी वो पोरबंदर, गुजरात में बनाई गई थी 1912-13 के आसपास। ठीक है, इसके बाद 1914 में कटनी सीमेंट इंडस्ट्री बनाई गई थी आपकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, सीमेंट प्रोडक्शन इन कटनी, मध्य प्रदेश एंड इन द ईयर ऑफ 1916। तो 1914 में पोरबंदर, गुजरात में, उसके बाद कटनी बनाई गई थी मध्य प्रदेश में 1916 में, बूंदी पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी लखरी राजस्थान में स्टार्टेड हुई थी उसके बाद। ठीक है, तो याद रखना 1914 में कटनी के बाद इंडस्ट्री के बाद 1916 में बूंदी पोर्टलैंड इंडस्ट्री लखेरी राजस्थान में इसका प्रारंभ किया गया था। तो 12-13 में पोरबंदर में बनी थी, 14 में आपके कटनी में बनी थी और 16 में आपके बूंदी में बनी थी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और जीडीपी वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं अगर आगे इसको, तो देखिएगा, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग सेक्टर शेयरिंग 9.3% ऑफ कंट्रीज जीडीपी, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। Moreover, the IT industry in India also contribute 56% to the outsourcing market globally. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 9.3% है आपके यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है इसका, सूचना और प्रौद्योगिक जो उद्योग है उसका। इसके साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, लैंग्वेज स्किल है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, पॉपुलेशन है, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री, कोस्ट एंड लेबर, ये सारे इससे संबंधित ही हैं। आगे चलते हैं। याद रखना सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये आपको 5 लेक या ग्रेट लेक्स दिखाई दे रही हैं, इनके आसपास सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं डेवलप देश की वो यहाँ पर पाई जाती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाएगा, जो कि है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज सिटी इन द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा जो है वो वाटरशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओटावा कनाडा पेपर इंडस्ट्री के लिए, हैमिल्टन कनाडा आयरन इंडस्ट्री है, सैंटेज चिली वाइन इंडस्ट्री, बेन्यूज एयर्स अर्जेंटीना मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, मार्कोबो आपको ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, रियो डी जेनेरियो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉफ़ी इंडस्ट्री है, उसके बाद साओपोल ब्राज़ील कॉफ़ी इंडस्ट्री है, जुरिच स्विट्जरलैंड इंजीनियरिंग के लिए है, डूडी आपकी जूट इंडस्ट्री, ग्लासगो स्कॉटलैंड शिप बिल्डिंग के लिए है, वियना ग्लास इंडस्ट्री, रोटरडैम आपके शिप बिल्डिंग के लिए है और चैपेंगम आपके डेयरी इंडस्ट्री है, याद रखना। ठीक है, कोपनहेगन डेनमार्क में है आपके डेयरी इंडस्ट्री। इसके अलावा वेनिस इटली में ग्लास इंडस्ट्री, स्टॉकहोम स्वीडन शिप बिल्डिंग के लिए। ठीक है,
इसके बाद आप याद रखना, ये आप याद रखना स्टॉकहोम वाला, वियना आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कायरो इजिप्ट जो है टेक्सटाइल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हिम्बर्ग जर्मनी आपकी शिपिंग बिल्डिंग के लिए है। मौसोलेरा इराक में मिनरल्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद टूला रशियन का है आयरन स्टील के लिए। उसके बाद मुल्तान पाकिस्तान का ये इम्पॉर्टेंट है, पॉटरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एबडान नाइजेरिया ऑयल रिफाइनरी है, और जोहान्सबर्ग आपका गोल्ड माइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में बस इतना पूछा जाता है कि कौन सी सिटी किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट्स इट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये याद रखना कि सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पर पहला बना था, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एल्युमिनियम कहाँ पर है, कौन कौन से प्रदेश में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बोकारो, यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो बोकारो से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। लौह इस्पात संयंत्र है, भिलाई है, राउरकेला है, जमशेदपुर है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी ये जो जितना भी आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर था वो यही समाप्त होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।